नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद गरिमा में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट एजुकेशन की पहली यूनिट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, महात्मा गांधी का शैक्षिक दर्शन। देखिए दोस्तों, गांधी जी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वे एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे। चलिए उनके शैक्षिक दर्शन को बहुत ही सरल उदाहरण के साथ समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, गांधी जी का शैक्षिक दर्शन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गांधी जी का शिक्षा दर्शन उनके जीवन के सत्य, अहिंसा और स्वावलंबन के सिद्धांतों पर आधारित है। अब बात करेंगे गांधी जी के शिक्षा के दर्शन का आधार, यानी कि उनका जो फिलोसॉफिकल बेसिक है वो क्या है। गांधी जी एक आदर्शवादी होने के साथ साथ प्रयोजनवादी और प्रकृतिवादी भी थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। आदर्शवादी, प्रयोजनवादी और प्रकृतिवादी तीनों ही थे। उनका मानना था कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन है। उनके अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। ठीक है, देखिए कई बार जो है उनकी ये परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि ये परिभाषा दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि ये किसने दी है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए नोट्स आपके लिए बहुत सोच समझ के अच्छे से बनाए गए हैं, आप इनको नोट करते चलिएगा। ये एग्ज़ाम के टाइम पे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करेंगे उनका दिया हुआ एक सिद्धांत है, एक बुनियादी शिक्षा या नई तालीम जिसे कहते हैं। आइए देखते हैं ये क्या है। वर्धा शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा, ये दिया गया था 1937 में। देख, गांधी जी ने 1937 में हरिजन पत्र के माध्यम से अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत की, जिसे नई तालीम या बुनियादी शिक्षा कहा। अब इसके महत्वपूर्ण जो मुख्य बिंदु हैं ये देख लेते हैं। पहला है 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, बालक के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा में शिक्षा देना आवश्यक है। तीसरा है हस्तशिल्प आधारित शिक्षा, शिक्षा किसी उत्पादक कार्य या हस्तशिल्प जैसे कताई, बुनाई, कृषि के माध्यम से दी जानी चाहिए ताकि बालक जो है आत्मनिर्भर बन सके। देखिए आजकल हम स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। गांधी जी ने यह तब कह दिया था। उनका कहना था कि बच्चे को स्कूल में कताई, बुनाई या बढ़ईगिरी जो है सिखाई जाए। क्यों? ताकि अगर बच्चा आगे पढ़ाई ना कर पाए तो वह अपने हुनर के दम पर भूखा ना मरे, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो कमाई यानी कि सेल्फ रिलायंस का जरिया बने। और देखिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। सोचिए, एक छोटे बच्चे को वाटर की जगह अगर पानी कहकर विज्ञान समझाया जाए तो वह उसे जल्दी समझ पाएगा। विदेशी भाषा बच्चे के दिमाग पर बोझ डालती है, जबकि मातृभाषा उसे सोचने की आज़ादी देती है। अब चलते हैं गांधी जी द्वारा दिए गए 3H के सिद्धांत पर। 3H का सिद्धांत, देखिए गांधी जी कहते थे कि असली शिक्षा वो है जो आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को निखारे। इसे उन्होंने जो है 3H का नाम दिया था। 3H यानी कि हेड, हार्ट और हैंड। हेड यानी मस्तिष्क, जिसमें आता है बौद्धिक विकास। हार्ट यानी हृदय, नैतिक और आध्यात्मिक विकास। हैंड यानी कि हाथ, शारीरिक श्रम और कौशल विकास। देखिए मान लीजिए एक बच्चा सिर्फ गणित के सवाल हल करना जानता है, यानी कि ये बात हो गई माइंड की यानी कि मस्तिष्क की, लेकिन उसे दूसरों की मदद करना नहीं आता, यानी कि ये बात हो गई हार्ट की, या वो अपने हाथ से एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकता, और ये हो गई बात हैंड की। तो गांधी जी की नज़र में वह शिक्षित नहीं है। जब ये तीनों मिलेंगे तभी जो है सर्वांगीण विकास होगा। अब चलते हैं गांधी जी द्वारा दिए गए शिक्षा के उद्देश्यों पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है तात्कालिक उद्देश्य, यानी कि इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला है इसमें जीविकोपार्जन का उद्देश्य।
शिक्षा व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरतों को पूरा करने के योग्य बनाए। दूसरा है सांस्कृतिक उद्देश्य, शिक्षा के माध्यम से भारतीय संस्कृति का संरक्षण और विकास हो। तीसरा है पूर्ण विकास का उद्देश्य, बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं का संतुलित विकास। चौथा है चरित्र निर्माण, गांधी जी चरित्र को ज्ञान से ऊपर मानते थे। अब आते हैं सर्वोच्च उद्देश्य पर, यानी कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए शिक्षा का। मुक्ति या आत्मानुभूति, सा विद्या या मुक्ते, अर्थात विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त करे। ये उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, उनके द्वारा जो कहा गया है कि शिक्षा का अल्टीमेट उद्देश्य क्या होना चाहिए, सा विद्या या मुक्ते होना चाहिए, मुक्ति या आत्मानुभूति। अब चलते हैं उनके द्वारा दी गई शिक्षण विधियों पर, यानी कि मेथड्स ऑफ टीचिंग पर। सबसे पहले बात करेंगे, गांधी जी ने रटने की पद्धति का विरोध किया है और निम्नलिखित विधियों का समर्थन किया है। ये टॉपिक जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इसे देखते हैं। सबसे पहला है अनुभव द्वारा सीखना, यानी कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। बालक स्वयं कार्य करके सीखे। देखिए उनका कहना था कि बच्चा जो है स्वयं कोई भी कार्य करेगा तभी वह अच्छे से सीख पाएगा, अपने अनुभवों से सीख पाएगा। अब बात करते हैं सहसंबंध विधि, यानी कि कोरिलेशन मेथड की। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें हस्तशिल्प को केंद्र मानकर अन्य विषय गणित, विज्ञान और भूगोल पढ़ाए जाते हैं। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं। अगर बच्चा तकली से सूत काट रहा है तो उसे उसी समय समझाएं। गणित, कितना सूत काटा, गिनती और तोल। और इसमें इतिहास की बात करें तो कपास कहाँ से आया और भारत में कपड़े का इतिहास क्या है। बात करें अगर भूगोल की तो भूगोल इसमें कैसे कोरिलेट होगा, कपास किस मिट्टी में उगता है, इसे ही कोरिलेशन या सहसंबंध कहते हैं। यानी काम करते करते सारे विषय पढ़ लेना, ये क्या हो गया, कोरिलेशन मेथड। अब बात करते हैं इनकी तीसरी विधि की, क्रिया विधि, यानी कि एक्टिविटी मेथड। बालक सक्रिय रहकर ज्ञान प्राप्त करे। चौथा है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना, चिंतन करना और उसे जीवन में उतारना, यानी कि जब कोई बात आपको बता रहा है तो उसे ध्यान से सुने, उसका चिंतन करें यानी कि उसे सोचें और उसे जीवन में उतारें। ठीक है, अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। गांधी जी का पाठ्यक्रम बालक के सामाजिक आर्थिक परिवेश से जुड़ा हुआ था। सबसे पहले बात करेंगे आधारभूत शिल्प, कृषि, कताई, बुनाई, लकड़ी का काम, चर्म कार्य। दूसरा है मातृभाषा, संवाद और ज्ञान का माध्यम। तीसरा है गणित, दैनिक जीवन और शिल्प की गणना हेतु। चौथा है सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। पांचवा है सामान्य विज्ञान, प्रकृति निरीक्षण, जीव विज्ञान और स्वच्छता। छठा है संगीत और चित्रकला, सौंदर्य बोध के लिए। महात्मा गांधी के अनुसार ये सभी विषय जो हैं उनके पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए। अब चलते हैं शिक्षक और अनुशासन पर, टीचर और डिसिप्लिन की बात करेंगे। शिक्षक का स्थान, शिक्षक एक मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक की भूमिका में होना चाहिए। शिक्षक का अपना आचरण इतना शुद्ध हो कि विद्यार्थी जो है उससे प्रेरणा ले। बात करेंगे अनुशासन की। गांधी जी आत्मानुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन के समर्थक थे। वे दमनकारी अनुशासन यानी कि शारीरिक दंड के सख्त खिलाफ थे। उनके अनुसार अनुशासन सेवा और त्याग की भावना से आता है। अब उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर कोई छात्र शोर मचा रहा है तो उसे मारने के बजाय शिक्षक का आचरण इतना अच्छा होना चाहिए कि छात्र उसे देखकर जो है खुद चुप हो जाए और सम्मान करना सीखे। गांधी जी के अनुसार जो है अनुशासन भीतर से आना चाहिए, डर से नहीं। अब बात करेंगे स्त्री शिक्षा और धार्मिक शिक्षा की। स्त्री शिक्षा, वे महिलाओं की शिक्षा के प्रबल समर्थक थे ताकि वे समाज और परिवार में अपनी भूमिका निभा सकें। धार्मिक शिक्षा, गांधी जी संकुचित सांप्रदायिकता के विरोधी थे।
वे सभी धर्मों के सार यानी सत्य, अहिंसा और नैतिकता को शिक्षा में शामिल करने के पक्षधर थे। अब चलते हैं अपने निष्कर्ष पर। यूजीसी नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा की दृष्टि से याद रखें कि गांधी जी की शिक्षा स्वावलंबन और अहिंसक समाज के निर्माण का उपकरण थी। उन्होंने साक्षरता को शिक्षा नहीं माना, बल्कि साक्षरता को केवल शिक्षा का एक साधन माना। उनका जोर लर्निंग बाय डूइंग और सर्वोदय यानी कि सबका उदय पर था। तो दोस्तों, गांधी जी की शिक्षा के 4 स्तंभ याद रखिएगा। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला है 7 से 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा। दूसरा है हाथ से काम करके सीखना, ठीक है। तीसरा है मातृभाषा का प्रयोग, ठीक है। तीसरा है मातृभाषा का प्रयोग और चौथा है आत्मनिर्भरता। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। आशा है आपको महात्मा गांधी का ये जो शैक्षिक दर्शन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को नोट ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।